तो आज आपको दिल थाम करके बैठ जाना है और दिल थाम करके पेपर करना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है। रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए एसएसटी का पेपर है, सामाजिक अध्ययन विषय का। 60 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। 60 नंबर का पेपर रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी और 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर तो नहीं, वहाँ पर मेन एग्ज़ाम है, यहाँ पर तो आपको कम समय में ही करवाया जाएगा ज़्यादा चीज़। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। लाइक का बटन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दबा करके फुल खिला सकते हो और हम चलते हैं आगे। अगर आप चैनल पे नए हो, सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इन सभी कक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के हम बात करें, सुपर डुपर क्लास आपकी होने वाली है, तो क्यों ना अब ये जो इंतज़ार है उसको पूरा किया जाए और शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है आज का, इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ना अपना आंसर क्या होगा, एक और चीज़ आपको दे सकता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यार ये विशाल साम्राज्य से मतलब क्या है, किसके लिए बात कर रहे हैं ना। विशाल साम्राज्य तो बहुत हुआ करते थे। यहाँ पे थिंक आपको ये लगाना है कि ये किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी बात कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है भाई? यहाँ पे राइट आंसर आएगा स्टुअर्ट पिगट पीटर, पहला ऑप्शन। स्टुअर्ट पिगट पीटर का नाम याद रखना, इसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में बताया है, जुड़वा कैपिटल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम। जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? मैंने महाजनपद आपको पढ़ाए थे, तो आप जरा जल्दी से उत्तर कर दो मेरे को, क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। गाइस यहाँ पर हमारा जो प्रश्न का आंसर होगा वल्लभी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी के अंदर। देखिए जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति एक क्षमा श्रमण, जिसको देव धीरगण, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक नाम है देवधीरगणी, देवधीरगणी जिसको क्षमा श्रमण भी बोला जाता है। इनकी अध्यक्षता के अंदर वल्लभी पड़ता है दोस्तों गुजरात के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। यहाँ पे आयोजित की गई थी। इसी सभा में जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया था और आपको मैं बता दूं इस सभा के द्वारा निर्धारित किया गया जैन धर्म का स्वरूप आज भी विद्यमान है, आज भी एडजस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची हमें मिलती है? तो बताइए, भगवती सूत्र, आचार अंग सूत्र, नयधम्म कहा सूत्र या कुवल्य माला? तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा भगवती सूत्र, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिली है, लेकिन इसमें कुछ महाजनपदों के नाम है ना अंगुत्तर निकाय से अलग मिलते हैं आपको। अंगुत्तर निकाय में भी मिलते हैं बट उससे अलग मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर का। निम्नलिखित मगध के राजवंशों में से किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? बता दीजिए भाई, क्या उत्तर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उत्तर बताना है। मैंने आपको करवाया था, जब मैंने आपको महाजनपद वाला टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है, एसएसटी की प्लेलिस्ट बना रखी है, देख लेना वीडियो। उसमें समझाया था आपको कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, हर्यक वंश को। भाई देखो, ये पिता है, इस पिता का एक बेटा है, इस बेटे ने इसको मारा, इसका एक बेटा है, उसने इसको मारा, फिर इसको मारा, ऐसे इनको पितृहंता वंश कहा गया है। ठीक है, पुराणों के अंदर मगध के ऊपर शासन करने वाला प्रथम राजवंश जो था ना वृद्धरथ वंश था। ठीक है, ऐसा पूछ ले पुराणों के अंदर तो वहाँ पे वृद्धरथ वंश आएगा। इसी वंश में है ना जरासंध शासक हुआ था, जिसकी राजधानी ग्रीवज्र थी। ठीक है, अब बात करते हैं 544 की ईस्वी की। 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश का एक शासक था बिंबिसार, ये मगध का बना था शासक। जैन साहित्य के अंदर बिंबिसार को एक नाम दिया गया है श्रेणिक, बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है जैन साहित्य के अंदर, ध्यान रखना। और पुराणों के अंदर है ना बिंबिसार को क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस। ये सभी पीडीएफ है ना विद एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं आपको समझाता हूँ सब कुछ लिखा हुआ वहीं पे मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको कोर्स में बताया है, उसमें पीडीएफ निकलवा सकते हो आप उनको। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? बता दीजिए। 5वें नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है अर्थशास्त्र के अधिकरण कितने हैं। देखो, एक तो होता है अधिकरण है ना, और एक होता है प्रकरण।
तो अधिकरण की बात करें ना तो 15 थे दोस्तों, है ना, और प्रकरण पूछे ना तो 180 प्रकरण थे इसके अंदर। 15 अधिकरणों के अंदर 180 प्रकरणों के ऊपर चर्चा की गई है अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र, ये भी तुम्हें शायद पता ही होगा ये तो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, बता दीजिए भैया। ऐरण जो अभिलेख है ना, इसका संबंध कौन से शासक से है? ब्रह्मगुप्त से है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त? तो भैया यहाँ पर आंसर होगा भानुगुप्त, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो एक ऐरण अभिलेख है ना, ये 510 ईसा पूर्व के अंदर मिला था ये, है ना। इसमें क्या है ना, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मिला है, मतलब प्रथम प्रमाण अगर आपसे पूछ ले किसका, प्रथम प्रमाण किसका भैया, सती प्रथा का। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है, ऐरण अभिलेख से। इसमें भानुगुप्त के एक मित्र थे गोपराज, क्या नाम था भाई? गोपराज। भानुमित्र के मित्र थे, सॉरी भानुगुप्त के मित्र थे गोपराज। इनकी मृत्यु के ऊपर इनकी एक पत्नी थी, उसके सती होने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऐरण अभिलेख के अंदर ही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाप, निम्न में से कौन चोलों के सिक्कों का निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? चोल शासकों ने जो सिक्के चलाए थे ना दोस्तों, उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं है मत्स्य, धनुष, चीता और हाथी। तो क्या आंसर होगा दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में? हमारा राइट आंसर मत्स्य होगा, धनुष होगा, चीता होगा या हाथी होगा? तो गाइज यहाँ पर है ना, अपना जो आंसर होगा ना वो होगा हाथी। ठीक है ना भैया, डी ऑप्शन हो जाएगा। चोल शासकों ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे जिनके ऊपर चीता, है ना, धनुष, इसके अलावा मत्स्य, ये सब चिन्ह उत्कीर्ण थे वहाँ पे। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने है, जरा उत्तर बताना मुझे। किस चीनी शासक के दरबार में धर्मरत्न और काश्यप मातंग नामक विद्वान गए थे, बताइए। मिगती, सिन्हुई, हुआंगटी और हुएनसे। नाम तो देखो चाइनीज, मीची आँखें अड़ा जो थी ना, है ना चाइनीज, तो उनके तरह ही नाम भी हैं ये, है ना। ये नाम लेते टाइम में अपनी आंखें बंद नहीं हो जाती हैं, वैसे ही तो है। चलो ट्राई करो सब लोग बोल करके इनको, आंखें एक बार जरूर तुम्हारी जब जब करेंगी। अब आप कहोगे सर ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे तो करती है ना 5-7 सेकंड में एक बार तो। चलो खैर कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर होगा? मिगती, पहला ऑप्शन। चीन के हन वंश के शासक थे मिगती। इन्होंने धर्मरत्न और काश्यप मातंग नामक 2 विद्वानों को भारत से चीन बुलाया था। ये दोनों विद्वान थे ना, भारत से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो वस्तुएं थी ना, जैसे सफ़ेद घोड़े के ऊपर रख करके चीन लेके गए थे। इन वस्तुओं का जहाँ रखा गया था ना, वहाँ श्वेताश्व विहार के नाम से जाना जाता है उस क्षेत्र को जहाँ पे इन वस्तुओं को रखा गया था। क्या नाम था? श्वेताश्व विहार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चाइना के अंदर था वो। गुरु गोविंद सिंह के 5 शिष्यों में शामिल हैं, बताइए कौन? दया सिंह, धर्म सिंह, मोखम सिंह और उपरोक्त सभी। क्या पूछ रहे हैं? 5 शिष्यों में। तो भाई दिमाग लगाने वाले हैं ना, इस प्रश्न को बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे। जो तुक्के लगाने में माहिर है ना, वो लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको मार खा जाएंगे बुरी तरह से, है ना, बिना पकाए। तो क्या उत्तर होगा इसमें? देखो दया सिंह भी थे, धर्म सिंह भी थे, मोखम सिंह भी थे। थोड़ा सा दिमाग क्या ही लगाएंगे, बस इतना ही लगाएंगे यार। 5 7 3 तो दे मिले ही चाहिए, 3 तो वहना ही चाहिए, हैं 3 तो वहना ही चाहिए। ये तो छी ऐसे मानो आप, तो ये तो पक्का उनका सही हो जाएगा। बाकी लोग भी तुक्का लगा सकते हैं। रीट में माइनस मार्किंग नहीं है, जो मेन एग्जाम होगा आपका 3rd ग्रेड का उसमें होगी माइनस मार्किंग। ऐसे वाले प्रश्नों में आप उपरोक्त सभी पे मार सकते हो चांस, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर बाकी 2 भी बता दो फिर लगे हाथ। तो देखो दया सिंह हो गया आपका, ठीक है, धर्म सिंह हो गया, मोखम सिंह हो गया। इसके अलावा एक था साहिब सिंह था भैया। एक का नाम था हिम्मत सिंह। क्या था? हिम्मत सिंह नाम था। तो ऐसे करके टोटल 5 थे गुरु गोविंद सिंह के शिष्य। याद रखना, कोई सा भी पूछा जा सकता है, यहाँ जरूरी नहीं ये तीनों यहाँ, ये 2 भी दे सकता है, इनमें से 2 को हटा सकता है। मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारंपरिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? इसको 10 कर लेना आप, ठीक है, वो क्रम आप चेंज करते रहना, कोई नहीं वैसे। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा इसमें, बता दीजिए। तो क्या उत्तर होगा इसमें? दीवान हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। दीवान का पद है ना, अकबर ने वकील की शक्ति को कम करने के लिए लगाया था, ये दीवान का पद सर्जित किया था।
सूबेदार के ऊपर नियंत्रण रखता था, ये दीवान जो होता था ना ये, तो अकबर ने शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। एक क्वेश्चन अपना रह गया है, हालांकि वो 2 बार रिपीट होने की वजह से रह गया। मैं एक क्वेश्चन नया बना देता हूँ अभी आपके सामने, पहले आप इसका उत्तर बताइए क्या होगा। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? तो गाइस देखो यहाँ पर है ना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, गोलकुंडा हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन। औरंगजेब ने गोलकुंडा को ना 1687 के अंदर 1687 में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, और इस समय ना अबुल हसन गोलकुंडा यहाँ का शासक हुआ करता था, गोलकुंडा का, अबुल हसन गोलकुंडा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए बना दिया जाए अब यहाँ पे, क्योंकि एक प्रश्न अपना रह गया है, पूरे 60 प्रश्न करने जरूरी हैं, तो एक प्रश्न मैं आपको बना रहा हूँ। 10 नंबर का प्रश्न नहीं था ना अपना, तो उसके स्थान पर मैं बना देता हूँ, मेवाड़ से पूछ लेता हूँ। चलो आप बता दीजिए मेरे को, मेवाड़ के महाराणा सांगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, मेवाड़ के महाराणा सांगा, महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी की बात कर रहा हूँ मैं, इब्राहिम लोदी के बीच, आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा, कौन सा युद्ध हुआ था बताओ, कौन सा युद्ध हुआ था, बता दीजिए। वैसे 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। नंबर 1 खानवा का युद्ध, नंबर 2 ऑप्शन है खातौली का युद्ध, नंबर 3 ऑप्शन है अपना सिवाना का युद्ध, चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया जाए भाई, पानीपत दे देता हूँ, पानीपत का युद्ध। बताइए अब क्या आंसर होगा इसमें। मेवाड़ के महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो गाइज कौन सा हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये युद्ध हुआ कब था? 1518 के अंदर हुआ था, खातौली नामक स्थान पे, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, महाराणा सांगा जीत गया था। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए आप, संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? बता दो क्या उत्तर होगा इसमें। 13 नंबर का जो प्रश्न है ना अपना, इसमें आंसर पूछ रहा है, तो ये करी गई थी दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, उद्घाटन अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा करी गई थी। देखो यहाँ पर है ना, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आचार्य JB कृपलानी का नाम तुमने सुना है? JB कृपलानी, देखो JB कृपलानी से संबंधित आपको पूछ सकता है कि इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था दोस्तों जीवत राम, जैसे मतलब जीवत राम भगवन दास कृपलानी, ये इनका पूरा नाम था, जीवतराम भगवन दास कृपलानी, है ना। ये उस टाइम में क्या थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे ना उसके अध्यक्ष थे ये उस टाइम के अंदर। तो इनके द्वारा ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, इनका नाम सुझाया था, नाम प्रस्तावित किया था कि इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये नाम किसके द्वारा सुझाव दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का कि अध्यक्ष बनेंगे, प्रथम जो उद्घाटन अधिवेशन होगा उसका 9 दिसंबर वाले का, तो यहाँ पे जीवतराम भगवन दास कृपलानी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए आप, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, कहाँ से किया था बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार था ये कहाँ से ग्रहण किया गया? ब्रिटेन से तो नहीं किया गया, फ्रांस स्विट्जरलैंड से भी नहीं किया गया, इट मीन्स क्या होगा आंसर, हमारा आंसर इज अमेरिका से। ठीक है, SN सिन्हा थे ना, SN सिन्हा, ठीक है। इनके अनुसार क्या है ना, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था इस चीज़ को ध्यान में देते हुए कि मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि आप अमेरिकी संविधान की तुलना में अन्य किसी संविधान की धाराओं में विशेष ध्यान देंगे। ये चाहते थे कि अमेरिकी संविधान के अकॉर्डिंग हमारा संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? बताओ कौन से भाग में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आज वाला पेपर कोई नहीं करेगा ना तो बहुत गलती हो जाएगी आपसे, ये समझ लो तुम। क्या होगा? भाग नंबर 21 आर्टिकल आते हैं दोस्तों इसमें 63 69 से लेकर के 392 तक के जो आर्टिकल है ना वो भाग नंबर 21 में ही आते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 21 में, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली में शामिल है, बताइए क्या शामिल है? यौन अंग, प्रवेशन,
हमला और सभी, उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा भैया, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाल यौन शोषण से यौन अंग प्रवेशन और हमला, ये सभी जुड़े हुए हैं इससे संबंधित, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रश्न मैंने आपसे पहले पूछा था लेकिन अब की बार अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले एक बार ये फैक्ट पढ़ लीजिए आप, फिर मैं 4 ऑप्शन नीचे दिखा दूंगा आपको, बड़ा है ना इसलिए। तो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल अपराध बता दो। पोक्सो जो एक्ट है इसके अंतर्गत जो भी अपराध आते हैं ना वो बताओ। शारीरिक संपर्क से जुड़े हुए अपराध आते हैं, फौजदारी कानून से जुड़े हुए अपराध आते हैं, या तो फिर अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना पोक्सो एक्ट है उसके अंतर्गत अपराध माने जाते हैं। तो ये लीजिए आप, 4 ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक आएगा, केवल दो, 3 या फिर 1, 2, 3 तीनों आएंगे पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। देखिए, शारीरिक संपर्क से जो जुड़े हुए अपराध होते हैं ना वो आते हैं, तो इसके अंतर्गत फौजदारी कानून से जुड़े हुए अपराध भी आते हैं, और अपराध करने के लिए उकसाना और प्रयास करना ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर है भाई। देखो, भारत सरकार के द्वारा है ना बच्चों के विरुद्ध जो बढ़ते लैंगिक अपराध हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए एक विशेष कानून यानी कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 को लागू किया था, जो कि 14 नवंबर 2012 से पूरे देश के अंदर एक्टिव है, प्रभावी है। ठीक है भैया, याद रखना इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आ सकता है अब की बार तुम्हारे एग्जाम में ये पोक्सो एक्ट वाला। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बताइए कैसे हटा सकते हैं अपन। जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, उसे हम कैसे हटा सकते हैं, हाउ, क्या आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, संविधान संशोधन करके, कानूनी कार्यवाही, या महाभियोग के द्वारा। अच्छा, तो देखिए आपने सभी ने इस प्रश्न का राइट आंसर करना है, मुझे पता है, किसी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, सब लोग सही करेंगे। क्या आंसर होगा, महाभियोग के द्वारा। देखो, महाभियोग होती है ना एक किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, आपको दे सकता है एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं, ऐसे दे सकता है। महाभियोग जो होता है ना दोस्तों, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, ये बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है जो 3 चरणों से होकर के गुजरती है। अब आप कहोगे सर 3 चरण कौन कौन से होते हैं। प्रथम चरण होता है दोस्तों जिसके अंदर संकल्प पारित किया जाता है, संकल्प कि भाई हम ला रहे हैं क्या, ये जो महाभियोग है वो लगाने वाले हैं। द्वितीय जो चरण होता है ना उसका, वो होता है संकल्प पारित करना। एक तो संकल्प को डेवलप करना, एक संकल्प को पारित कर देना, ये हो गया। तीसरा जो चरण होता है ना दोस्तों, वो होता है महाभियोग। तो 3rd नंबर पर आता है महाभियोग का काम। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाप, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, बता दीजिए। भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उसको कौन निकाल सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति हटा सकता है पद से, वो वाली बात है। राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा के अंदर, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा में। क्या आंसर होगा, देखिए इसमें आंसर होगा लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के द्वारा। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का संकल्प जो है ना, सबसे पहले राज्यसभा में पास होना चाहिए दोस्तों, ये जरूरी है। फर्स्ट में राज्यसभा में पास होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का ही तो नेता होता है, मेन जो मुखिया होता है सभापति, राज्यसभा का ही तो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, बताइए। कौन सा वो दल था जिसने 1 by 1 ईयर करके 2 प्रधानमंत्री दिए, 2 प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रधानमंत्री के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। भीमराव अंबेडकर के बारे में एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री को लेकर के इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं और संविधान के सारे मार्ग प्रधानमंत्री की ओर चलते हैं, उन्मुख होते हैं। ऐसा कहा था किसने, अंबेडकर ने। इस लाइन को याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति और थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, जिनका नाम था एच जे लॉस्की। इनके बारे में सुनो आप, इन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता और संहारकर्ता होता है। संहारकर्ता और निर्माता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, किसका, मंत्रिमंडल। किसने कहा था, एच जे लॉस्की ने कहा था। दोनों के स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, नहीं है बहुत कम समय बचा हुआ है, सब चीज़ें जल्दी जल्दी याद करनी पड़ेंगी अब आपको।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना पड़ेगा? उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। क्या आंसर होगा इसमें? क्या शर्त है इसके लिए? दोस्तों ये जो शर्त है ना वो है 10 साल, 10 ईयर, कम से कम मिनिमम 10 ईयर, ठीक है ना। देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए जो योग्यताएं होती है ना वो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल है 124(3) नंबर करके कुछ ऐसे एक आर्टिकल है, ठीक है। इसमें क्या है ना, पहली शर्त तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक 5 वर्ष तक न्यायिक रूप में वो कार्य कर चुका हो, ठीक है, 2 ये हो गया। तीसरा है राष्ट्रपति की राय से पारंगत विधिवेता होना चाहिए वो, कि भाई उसको विधि का नॉलेज है। चौथा जो है ना भैया वो है उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता वो रह चुका हो, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है बताओ? राज्यपाल जो होता है ना राज्य के अंदर किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का होता है, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा ना अपना, राज्यपाल होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। नेहरू युग की हम बात करें ना भैया, कौन से युग की? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू युग की। तो इसमें क्या है ना, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के बराबर माना गया था। ऐसे पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से किस युग में राज्यपाल के पद को गाड़ी के 5वें पहिए के समान बन करके माना गया था या रह गया था? तो गाड़ी का 5वां पहिया कौन था भाई? राज्यपाल हुआ करता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न मैं आपसे कह दूं कि बताइए किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? लॉन्गिट्यूड बताओगे, लैटिट्यूड बताओगे, इंटरनेशनल डेट जो लाइन है वो बताओगे, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा बताओगे? क्या बताओगे? क्या होगा इसमें? दोस्तों देखो इसमें कई लोग आपने सोच रहे होंगे यार ये हो जाएगा ये हो जाएगा, इंग्लिश में भी तो लिखे छोड़ो छना अरे, अंग्रेजी में भी लिखे छोड़ो छना, तो नीचे जाए लायक होना जहाँ नॉलेज नेच है। मेरा साथी कई कौन बताने का, हाँ चलो चलो मेरा साथी नहीं, मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें होगा प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है ना भाई। प्रधान मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको ग्रीनविच देशांतर रेखा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। जो इंग्लैंड की ग्रीनविच से बीचों बीच से आ रही है, मतलब रॉयल जो ऑब्जर्वेटरी है ना वहाँ से गुजर रही है ये। तो इसमें डी ऑप्शन याद रखिएगा, फैक्ट। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है? ये तो हमने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया था ना भाई। देखो पूरा पेपर जो होता है ना, ये जो भी आपका जिस टाइम में भी पेपर करवाया जाता है ये, तो ये आपका एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस्ड होता है पूरा, बाहर से कहीं से नहीं लाए जाते हैं क्वेश्चन। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, हमें पता है आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको गलत क्वेश्चन करवाएंगे नहीं। जिन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है ना आपके एग्जाम से रिलेवेंट, उनको हम करवाएंगे नहीं, आप टेंशन मत लो। आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो ना, इसका मतलब समझो एग्जाम में आपके स्कोर में इजाफा हो रहा है, हर मिनट हो रहा है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 8 मिनट, बी ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और आगे भी कुछ दे देना तो 19 सेकंड आपको दे सकता है, ठीक है। तो 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बता दीजिए भैया। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान है, समुद्र तल से ऊंचाई है, जल वाष्प है, या उपरोक्त सभी है? क्या होगा इसमें सही उत्तर? तापमान भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, जलवाष्प भी है, तो डी ऑप्शन हम सभी कर देंगे। देखो वायुदाब को है ना दोस्तों, वायुदाब को मापा किस में जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बैरोमीटर के अंदर मापा जाता है दोस्तों। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक समुद्र तल से ऊंचाई हो गई, तापमान हो गया, जलवाष्प हो गया, पृथ्वी की जो मतलब परिभ्रमण है वो। अगला प्रश्न देखिए, क्षोभ मंडल एवं सप्ताह मंडल के बीच स्थित संक्रमण जो क्षेत्र है ना भैया, इसको क्या कहा जाता है? बता दो सब फटाफट से। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में देखो, इसमें है ना क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ सीमा, ऑप्शन नंबर बी। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में है, लगभग 2 किलोमीटर मोटी परत होती है। 2 किलोमीटर मोटी परत होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित क्षोभ सीमा की ऊंचाई जो है ना धरातल से लगभग 17 किलोमीटर तक पाई जाती है।
धरातल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 27, पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्न में से कौन सा संधि बिंदु है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इनका संधि बिंदु पूछ रहा है आपसे, तो बताइए कौन सा है? जवाई पहाड़ी है भारत के अंदर, नीलगिरी पहाड़ी या अन्नामलाई है, या फिर सेवराई की पहाड़ी है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, ये भारत है, भारत का नीचे वाला हिस्सा, तो ये तो हो गया आपका पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलाने की बात कर रहा है बीचों बीच में, तो नीलगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाप, निम्न में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, बताइए। आप कहोगे सर ढाक पलाश का तो नाम ही नहीं दिख रहा, होना तो वो चाहिए था। अरे भाई यहाँ पर है ना वैज्ञानिक नाम दे दिया है, क्या दे दिया है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, तीसरा ऑप्शन होगा। इसको आप ढाक के नाम से जान सकते हो, पलाश के नाम से जान सकते हो। जंगल की ज्वाला, जंगल की आग। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? बताइए कौन सी नदी है वो जिसके ऊपर मेजा बांध का निर्माण किया गया है? कोठारी है, या तो मानसी है, या पार्वती, या खारी नदी है? बताइए भाई कौन सी नदी है वो? देखो राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा। क्या नाम है भाई? भीलवाड़ा जिला है ना। इस जिले के अंदर कोठारी नदी के ऊपर क्या बनाया गया है? मेजा बांध का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? 30 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है उत्तर। तो क्या उत्तर होगा भाई इसमें? भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है ना भैया, ये स्थित है वाराणसी के अंदर। हाँ, वाराणसी में। देखो भारत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट शोध संस्थान है ना, 2-3 मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे है भैया? ये है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। पोर्ट ब्लेयर याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। एक है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है ना, ये कहाँ पे है? बिहार के अंदर, पूना बिहार में है। एक है दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कटक के अंदर है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न देखिए बाप, इसका आंसर तो हो ही गया वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 31 देखो बाप, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें। राजस्थान में वो कौन सा जिला है जो यूपी की सीमा से लगा हुआ है? देखो मैं आपको याद करवा देता हूँ, पहले मैंने आपको कई बार याद करवाया है। 8 लोग थे, साथ साथ जा रहे थे। एक छोटी सी कहानी है। 8 लोग साथ साथ जा रहे थे। कब जा रहे थे? सुबह के टाइम में जा रहे थे, बीड़ी पीते हुए। बस राजस्थान और यूपी का खेल खत्म। ए से हो जाएगा आगरा, एम से हो जाएगा मथुरा, बी से हो जाएगा भरतपुर, डी से हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान और यूपी की सीमा लगती है 877 किलोमीटर की। राजस्थान के साथ में यूपी कितनी सीमा बनाता है? 877। तो एम सुबह के टाइम को कहते हैं यहाँ अपन, है ना। तो आगरा और मथुरा यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के 2 जिले हैं बीड़ी, भरतपुर और धौलपुर, जो यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक, लेटेस्ट मॉडल पेपर, लेटेस्ट क्वेश्चन और लेटेस्ट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए भैया। दबा दो लाल कलर का बटन जल्दी से, और घंटी का आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। क्लास जब भी शुरू होगी ना तो घंटी का आइकन ही दबेगा आपके, बोलेगा टनन आज से स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी आ जाया करो आप समय पे। धौलपुर राइट आंसर हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। अगला देखिए, BWHW से क्या मतलब समझते हो आप? बताइए, क्या कोपेन वाला वर्गीकरण है क्या ये? सर बिल्कुल है। ठीक है, तो बताइए। कोपेन नहीं बताया था, कोपेन ने 4 भागों में बांटा। जलवायु की दृष्टि से हम देखें तो वनस्पति को आधार मानते हुए, तो BWHW जो है ना भैया, ये आएगा शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है ना, और एक है अर्ध शुष्क, उसके लिए ना BSHW था,
अर्ध शुष्क वाले के लिए। ठीक है, ये हनुमानगढ़, गंगानगर और जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर और उत्तरी जोधपुर वाला क्षेत्र है ना, वो आता है BWHW में। तो इसमें ना बी ऑप्शन होगा, और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है एक क्वेश्चन। किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है, बता दीजिए। 33 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, वैसे तुम्हारे को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए ये प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि आप सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो क्या उत्तर होगा भाई, इसमें होगा बी ऑप्शन, माही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, माही नदी को दोस्तों वागड़ की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है। क्या यहाँ पे कम गंगाओं की बात की है क्या भाई इसने? बिल्कुल सर की है। तो क्या और गंगा रह गई? दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है इसको दोस्तों। इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम हो गए। और क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, पिछोला झील किस नदी के ऊपर स्थित है, बता दीजिए। पिछोला जो झील है ना भैया, कौन सी नदी पर स्थित है? बेडज पे है, बनास पे है, माही पे है, चंबल पे है। तो गाइज यहाँ पे है ना, पिछोला झील की हम बात करें तो नंबर 1 ऑप्शन ही करेंगे राइट आंसर। देखो, पिछोला झील का निर्माण है ना 14वीं शताब्दी के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राणा लाखा। राणा लाखा के शासनकाल के अंदर हुआ था। एक चिड़ियारे बंजारे ने बैल की स्मृति के अंदर करवाया था। उदय सिंह ने है ना, इसकी जो पाल थी ना उसको पक्का करवाया था उदय सिंह ने। इसमें सिसारमा और भुजड़ा जो नदियां हैं ना, 2 नदियां, एक तो सिसारमा नदी है और एक है भुजड़ा नदी। इन दोनों का पानी आता है भैया, ध्यान रखना तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों नदियां। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में वाजरा कृषि का एक प्रकार है, बताइए क्या उत्तर होगा 35 नंबर के प्रश्न में। राजस्थान में वाजरा कृषि का प्रकार स्थानांतरित कृषि। गाइज यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही उत्तर। ठीक है, यस। आदिवासियों के द्वारा जंगल को जला करके साफ करके कृषि करना क्या कहलाता है? फिर वहाँ पे 2-3 फसल बोई जाती है, फिर उसको बाद में ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो यही कहलाते हैं स्थानांतरित कृषि। झूमिंग का भी नाम दे सकते हो आप इसको वैसे। अगला प्रश्न देखिए अब आप, 36 नंबर का क्वेश्चन है, पुरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? पहले तो आपको बागोर बताना है, फिर नाडोल बताना है। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। देखिए, बागोर तो जो है ना दोस्तों, ये तो है भीलवाड़ा जिले के अंदर। कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है भैया। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? तो भीलवाड़ा हो जाएगा। तो भीलवाड़ा पहले में यहाँ पर ही है, दूसरा आप समझ जाएंगे नाडोल पाली के अंदर है। तो देखो, बागोर का उत्खनन है ना 1967 और 69 तक किया गया था। एक व्यक्ति थे डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, उनकी देखरेख में। ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न किसने माना है, बताओ। देखो, चौहानों की उत्पत्ति को लेके है ना हमारे इतिहास में कोई एक मत नहीं है, कोई भी एक मत नहीं है। जैसे भाट है, चारण है, मोहनोत नैणसी जो है, सूर्यमल मिश्रण जो है, और चंद्रबरदाई है जिसने पृथ्वीराज रासो में लिखा था। चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है यहाँ पे। तो भाट लोग, चारण लोग, मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, ये सब इनको मानते हैं अग्निवंशीय। बाकी अलग अलग मत है यार इनके, कितने सारे बताएं आपको। यहाँ पे आंसर होगा डॉक्टर DR भंडारकर, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, डॉक्टर DR भंडारकर ने अपने दूसरे मत के अंदर चौहानों को बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बताया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट था, लेकिन वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण ये ना आए तो वो बता देना आप लोग, इसी ने दिया था वो स्टेटमेंट भी। ये भी अपनी एक बात पे नहीं रहा, अपने लिए कन्फ्यूजन छोड़ गया। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमरों, जो तोमर लोग थे ना, तो अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? अर्णोराज था, विग्रहराज द्वितीय था, विग्रहराज चतुर्थ था, पृथ्वीराज द्वितीय था, बताइए कौन था? क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो गाइस देखो, यहाँ पर है ना अपना आंसर क्या होगा, विग्रहराज चतुर्थ। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बीसल देव अपने पिता अर्णोराज के हत्यारे और अपने भाई कौन? जगदेव। जगदेव चौहानों का पितरंता कहलाता है जगदेव। इसको हटा करके 1158 के अंदर है ना विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण कर ली थी और गद्दी पे बैठा था। ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, बता दीजिए भैया, बताओ चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303, बी ऑप्शन। जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था ना, तब रतन सिंह और इसके 2 सेनापति थे जिनका नाम था गोरा और बादल। क्या नाम था भाई? गोरा और बादल। इनके नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया धारण करके
किले के फाटक खोल दिए थे और शत्रुओं की सेना के ऊपर टूट पड़े थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रतन सिंह की रानी थी पद्मनी। पद्मनी इसने क्या है ना 1600 राजपूत जो महिलाएं थी ना उनके साथ में जोहर कर लिया था और ये चित्तौड़गढ़ का पहला साका और राजस्थान का दूसरा साका कहलाता है। लेकिन सुनो, राजस्थान का सबसे प्रथम साका ये है, बड़ा वाला बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा प्रथम साका कौन सा है, तो वो है आपका ये वाला ही। वैसे तो राजस्थान का दूसरा साका है, मेवाड़ का पहला है, लेकिन सबसे बड़ा प्रथम साका यही है। अगला प्रश्न देखिए अब आप, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था, बता दीजिए क्या होगा इसमें सही उत्तर। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? मदन पाल था, ओम पाल था, नरसिंह पाल था, प्रताप पाल था? कौन सा पाल था भाई? तो गाइज यहाँ पे क्या आंसर होगा? मदन पाल पहला ऑप्शन हो जाएगा। मदन पाल को है ना 1854 के अंदर करौली का शासक बनाया गया था और फिर 1857 की क्रांति के अंदर मदन पाल ने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए एक सेना भी भेजी थी। इससे खुश होकर के मदन पाल को ना ब्रिटिश सरकार ने GCSI का मतलब आप कह सकते हो ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी थी इसको। तो मदन पाल के आग्रह पर ही जो स्वामी दयानंद सरस्वती थी ना राजस्थान में पहली बार आए थे 1865 के अंदर। ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बता दीजिए 41 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। किस शहर के किले में जयबान और जयवान तोपों को रखा गया है? क्या उत्तर होगा इसमें? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो बता दीजिए भैया क्या आंसर हो जाएगा इसमें। तो गाइस यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो होगा आपका बी ऑप्शन, जयपुर। देखो जयगढ़ दुर्ग को संकट मोचन दुर्ग भी कहा जाता है। संकट मोचन दुर्ग किसे कहा जाता है भाई? जयगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चिल्ल का टीला भी कहा जाता है इसको, चिल्ल है का टीला, इन नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण है ना 16वीं शताब्दी के अंदर मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इसका जो वर्तमान स्वरूप है ना इस किले का वो किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने। वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया था 1726 के अंदर। अभी जो आज हम देखते हैं वो वाला, ये भारत का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना भी अवेलेबल था। इसमें जयबान नामक तोप रखी हुई है। इसे जब चलाया गया था ना तो उसकी गर्जना, भयंकर वाइब्रेशन और शोर शराबा इतना तेज था कि पशु पक्षी और महिलाओं के जो गर्भपात हो गए थे, भैया देख लो आप कितना खतरनाक था। उसका गोला चाकसू में जाकर के गिरा था जहाँ पर गोलेराव नामक एक तालाब भी बन गया था, गोलेराव। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र बता दीजिए कहाँ पे रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, हर्ष की पहाड़ी सीकर या फिर लेक पैलेस उदयपुर? भाई हर्ष की पहाड़ी पर तो कोई क्यों ही रखेगा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को। सबसे बड़ा चांदी का पात्र कौन छोड़ेगा? पहाड़ी से तो रातों रात उड़ा ले जाएंगे चंबल के डाकू। हाँ, शेखावाटी के डाकू उड़ा ले जाएंगे, चंबल की तो खैर दूर की बात है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा भाई? सिटी पैलेस जयपुर। सबसे ज़्यादा सिक्योर तो यही है इन चारों में। हाँ चलिए, जयपुर के बीचों बीच में सिटी पैलेस को चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, चंद्र महल। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जयपुर के अंदर एक राज परिवार निवास करता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया था? क्या होगा इसमें? 1965 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो, तो यह आएगा तनोट। तनोट, तनोट का मंदिर है ना, राजा केहर देख, राजा केहर, इन्होंने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम था तणु, तणु के नाम पर नगर बसा करके तनोटिया देवी की स्थापना करी थी। और ये सेना के जवानों की थार जो देवी है, थार की वैष्णव देवी है, रुमाल वाली देवी है, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो रुमाल वाली देवी के नाम से आप इसको जान सकते हो, है ना, और थार की वैष्णव देवी के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। क्लियर है भैया। अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? बता दीजिए। राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर का मेला है ना कौन से महीने में लगता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर है ना अपना जो आंसर होगा ना वो होगा नवंबर के महीने में। ठीक है भैया। पुष्कर का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? कार्तिक मास की पूर्णिमा नवंबर के महीने में आती है लगभग, है ना, यहाँ लगता है। मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? मेरवाड़ा का कुंभ इसको कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला भी कहा जाता है और इसको रंगीन मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी फड़ बिना किसी वाद्य यंत्र के वाचन की जाती है? बता दो क्या उत्तर होगा इसका। धीरे से आपसे पूछा जा रहा है और तुम्हें उत्तर देना है इसका, जल्दी करो। रामदेव जी की फड़, रामलला और कृष्णदला की फड़, देवनारायण जी की फड़ और बाबू जी की फड़। क्या उत्तर होगा भैया? आंसर होगा बी ऑप्शन, रामलला और कृष्णदला की फड़ है भैया ये। तो बाबू जी और रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र होता है, और देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर, ठीक है, जंतर के द्वारा किया जाता है। तो देवनारायण तो जंतर, रामदेव जी की अगर आपको पूछे तो रावण हत्ता। अगला प्रश्न देखिए अब आप, शीला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले के अंदर अवस्थित है? बता दीजिए। बाबू जी की जो फड़ है ना, ये भी रावण हत्या के साथ में बाची जाती है। दोनों रामदेव जी और बाबू जी वाली रावण हत्या ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, शीला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है? शीला देवी का मंदिर अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर और मेहरानगढ़। गाइज यहाँ पे आंसर आएगा आमेर, ठीक है ना। आमेर का दुर्ग किस नाम से भी जाना जाता है? अंबावती, अंबावती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसको अम्बरीशपुर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसको अंबरपुर दुर्ग भी कहा जाता है, अंबर दुर्ग, ठीक है ना, इन नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण है ना 1150 के अंदर करवाया था। 1150 ईस्वी में दुलेराय ने, दुलाई बना हुआ था भाई। फिर इसका पुनर्निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान के लौह पुरुष बताइए किसे कहा जाता है? किनको राजस्थान का लौह पुरुष माना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन भी देख लो आप। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जो थे ना, किस नाम से जाने जाते थे? 1 नवंबर 1956 एकीकरण का अंतिम चरण था, 7वां चरण। राजस्थान अपने पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुका था। राजस्थान नाम था, इस क्षेत्र को राजस्थान कहा जाने लगा था। सिरोही का भी दूसरा वाला जो पार्ट था वो आ चुका था राजस्थान के अंदर। तो इससे पहले राज्य प्रमुख के नाम से जाना जाता था, और फिर पहले राज्यपाल जो थे ना राजस्थान के, गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। इसको राज्य प्रमुख के पद को हटा के राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया था। ठीक है, राजस्थान के पहले राज्य प्रमुख गुरुमुख निहाल सिंह बने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। तो दोस्तों वो थी किशोरी देवी, बी ऑप्शन हो जाएगा। शेखावाटी किसान आंदोलन को है ना जकात तोरावाटी कहा जाता है, कांतरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को शेखावाटी में। तो जकात और तोरावाटी किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है शेखावाटी किसान आंदोलन को। इस आंदोलन का नेतृत्व वैसे तो नरोत्तम लाल जोशी ने किया था, नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा किया गया था भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हरदयाल नाम के एक व्यक्ति और थे, उन्होंने किया था। और इसी के तहत है ना किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 को 1934 को एक गांव है सिक्कर के अंदर, कटराथल गांव, यहाँ पर 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। मामूली बात नहीं होती है भैया, आगे चलते हैं। मोतीलाल तेजावत का संबंध बता दो बाप किससे है? मोतीलाल तेजावत का संबंध दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। बेंगू किसान आंदोलन से है, एक ही किसान से है, मारवाड़ से है, या तो फिर सिक्कर किसान आंदोलन से है। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर, जल्दी बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें जो आंसर होगा ना अपना, एक सेकंड, ये मिट रहा क्यों नहीं है भैया, क्या हो गया इसको? एक ही किसान आंदोलन ही होगा इसका, बी ऑप्शन। भौमट आंदोलन को ही एक ही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। जो भौमट आंदोलन है उसी को कहा जाता है भैया एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने उदयपुर और सिरोही के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके अंदर जागृति लाने के लिए ज़्यादा इनसे बिगाड़ वगैरह करवाई जा रही थी, कर वगैरह थे, इनके विरुद्ध
1921 के अंदर मातृकुंडिया राशमी तहसील है ना चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहां पे इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, एक ही आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को भौतिक व सामाजिक परिवेश का गुण ज्ञान करवाने के लिए विषय बताइए कौन सा है। तो बताओ, भौतिक और सामाजिक परिवेश के गुण का ज्ञान करवाने के लिए क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन, इतिहास। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग है ना, सामाजिक अध्ययन वो अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकताएं, क्रियाएं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है और सामाजिक और भौतिक आवश्यकता की प्रति पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, ऐसा कहता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन का रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। करिकुलम, करिकुलम का शाब्दिक मतलब बताओ, क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है इसका? जनरल मीनिंग आपसे पूछ रहा है इसमें। दौड़ का मैदान, करिकुलम, शिक्षा का मैदान, खेल का मैदान, या उक्त में से कोई भी नहीं। वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम से इसका मतलब होता है, बट यहाँ पे दौड़ का मैदान भी इसको कर सकते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है? अधिगम की प्रक्रिया के अंदर बता दीजिए आप। तो दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया जो होती है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान कक्षा के वातावरण का होता है, क्लास का जो एनवायरनमेंट होता है ना उसका होता है। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का, बताइए निम्न में से कौन सा कथन मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में सही नहीं है? 54 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा इसमें बता दीजिए। देखिए मस्तिष्क उद्वेलन जो विधि है ना, इसके बारे में, इस विधि में समय कम लगता है, कम समय लगता है नहीं दोस्तों, ज़्यादा समय लगता है इसमें, तो ये इसके बारे में सही नहीं है। ठीक है, फिर तो और तो सारे सही हो जाएंगे ना। इसमें इससे छात्रों में मौलिकता, चिंतन शक्ति और सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। इस विधि द्वारा बालक का मस्तिष्क पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। इसमें पूर्णतः नवीन विचारों और सुझावों को उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें ना पहला ऑप्शन ही होगा अपना। अगला प्रश्न देखिए, इकाई योजना का प्रतिपादन मोरिसन के द्वारा कब किया गया था? बता दो भाई क्या उत्तर होगा इसमें। इकाई योजना का जो प्रतिपादन है ना, मोरिसन के द्वारा कब किया गया था? देखिए दोस्तों ये किया गया था 1926 के अंदर, 1926 में किया गया था। इकाई विधि सामाजिक अध्ययन की विभिन्न शिक्षण विधियों में आधुनिकतम विधि है। ओके, पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? फटाफट से उत्तर बता दो आप। कंप्यूटर सहायक अधिगम जो होता है ना, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? क्या होगा इसमें? कंप्यूटर यंत्र व विद्यार्थी के मध्य सोद्देश्य अंतःक्रिया होती है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की सहायता के लिए होती है, वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं को योग्यता से प्राप्त करना, या श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का विकास। तो क्या आंसर हो जाएगा भैया इसमें? इसमें है ना, वैसे तो एक्चुअल में अपन बात करें डी ऑप्शन ही होगा इसमें, ये नहीं है, बाकी तीनों इसमें विशेषताएं होती हैं। तो और भी होती है कई सारी शैक्षिक तकनीकी के अंदर जो नए विचार भी शामिल किए गए हैं, बहुमाध्यम उपागम, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कई सारे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए? बताओ किससे बचना चाहिए? जल्दी से उत्तर बता दीजिए आप, क्या आंसर होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न का आंसर होगा 57 नंबर के क्वेश्चन में अस्पष्टता हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब के द्वारा सूचना की प्राप्ति का संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, निम्न में से कौन सी परियोजना रिपोर्ट की विशेषता है? बताइए परियोजना रिपोर्ट की विशेषता कौन सी है? जल्दी से उत्तर करो आप, क्या होगा इसमें सही उत्तर? 58 नंबर के क्वेश्चन में स्पष्टता, संक्षिप्तता, व्यापकता और उपरोक्त सभी। तो गाइस देखो इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इसमें ना डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये जो विशेषताएं हैं इनके अतिरिक्त औचित्य, सृजनात्मकता, ये भी परियोजना रिपोर्ट की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बताओ शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है इसमें मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्या उत्तर होना चाहिए यहाँ पे?
पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, बिल्कुल सर। शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, ये भी सही बात है। छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, सही है। इसमें ना डी ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। 59 नंबर के प्रश्न में डी ऑप्शन हो जाएगा। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली जो विधियां होती है ना, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। निरीक्षण और साक्षात्कार विधि, पड़ताल सूची और प्रश्नावली विधि, संचित अभिलेख वाली जो सूची होती है ना, एक संचित अभिलेख और जो सामयिक जांच वाली, वो होती है, तीनों है। अगला देखिए 60 नंबर के प्रश्न में आपको उत्तर बताना है। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन से संबंधित है, बता दो। मूल्यांकन से संबंधित कौन सा कथन है? देखो, मूल्यांकन अध्ययन पर उत्प्रेरणात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। अध्ययन के ऊपर, सही बात है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी सही है। शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाने के लिए भी आवश्यक है, बिल्कुल सर। इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए और कई विशेषताएं भी होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। एक तो देखो वैधता, क्वेश्चन में आंसर आ सकते हैं, ये ऑप्शन आ सकते हैं। वैधता के अलावा एक होती है विश्वसनीयता, वैधता, विश्वसनीयता। इसके अलावा एक होती है व्यावहारिकता, ठीक है, व्यावहारिकता। एक होता है पक्षपात रहित होना चाहिए। मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए। पक्षपात होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें। एक उपयोगिता होती है, उपयोगिता, और एक होती है वस्तुनिष्ठता। ये सारी क्या होती है ना, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। इनको आप रट लेना किसी भी हालत में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो लिख दी है मैंने। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, इनको याद कर लेना। ओके भाई, मज़ा आया होगा आपको। बहुत ही बेहतरीन ये पेपर रहा है आपका। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। और